हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पर मैथ्स पढ़ाता हूं, तो मैंने मेंसुरेशन 2D और बहुत सारे चैप्टर अर्थमेटिक लगभग कंप्लीट हो गया है। लास्ट चैप्टर आपका रह गया है मेंसुरेशन 3D। इससे पहले मैंने आपको सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, बिल्कुल बेसिक से कराए हैं। इसके बाद बहुत जल्दी मैं आपको मेंसुरेशन 2D के बाद मैंने जैसा कि बोला था कि यूपीएसआई का मैं आपके लिए बैच लेकर आऊँगा, तो उसको तो लेकर ही आऊँगा, लेकिन मैं आपके लिए 25 प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आऊँगा ग्रुप डी। क्योंकि आपको पता है कि अभी क्या चल रहा है, आपका एनटीपीसी का 7th फेज चल रहा है, तो आपको पता है कि बहुत जल्दी कंप्लीट होने के बाद इसका मेंस चलेगा। तो मेंस यानी कि आपको पता है कि आप अगर कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे तो जो एनटीपीसी का मेंस होगा है ना, और यूपीएसआई का है, तो इनका सेम लेवल आता है। यूपीएसआई में एक ही एग्जाम है आपको पता है, लेकिन जो अगर आप देखेंगे उसकी मैथ्स एनटीपीसी की, तो वो भी इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं आती है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये 7th फेज खत्म हो जाएगा हम तब लेकर आएंगे आपके यूपीएसआई के लिए मैथ्स। और इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि आपका कोर्स यूपीएसआई और ये जो आपका एनटीपीसी है इससे पहले मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो देखो, इसके बाद में आपके लिए ग्रुप डी, आपके लिए बताया इस समय जॉब लेना बहुत जरूरी हो गया है, तो भाई वो मौका है ग्रुप डी के लिए आपके पास। तो ग्रुप डी की प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आएंगे, 25 रोज क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा। पॉसिबल अगर होंगे तो, कई बार अगर लेंथी वीडियो हो जाएगी तो कम भी कर लेंगे क्वेश्चन, जरूरी नहीं 20 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन 3D। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 2D में हम वो सारे आकृतियां पढ़ते हैं या वो सारे डायग्राम पढ़ते हैं जिनमें क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं 3D यानी कि 3 डायमेंशन। तो हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या पढ़ेंगे, हम वॉल्यूम पढ़ेंगे, सरफेस एरिया पढ़ेंगे और डायगोनल पढ़ेंगे। तो देखो, वॉल्यूम किन में होता है, जिनमें हम कुछ भर सकते हैं, जैसे मान लो बोतल है आपके पास या कोई टिफिन है आपके पास जिसमें आप खाना लेकर जा रहे हो, तो ऐसी सारी आकृतियां जिनमें हम कुछ भर सकते हैं। जैसे एक आयत है, आयत में आप कुछ भर थोड़ी सकते हो, आप उस एरिया में कुछ बो सकते हो, मकान बना सकते हो। तो देखो, अगर आपने देखा होगा कि तो घन घनाभ है ना, बेलन, शंकु, ये सब आपके आते हैं 3D में, क्योंकि यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, आप उनको पकड़ सकते हैं। 2D सेल्स जो होते हैं है ना, 2D जो भी आपके डायग्राम होते हैं उनको हम पकड़ नहीं सकते हैं। तो आज हम देखो मेंसुरेशन 3D में पढ़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे, सरफेस एरिया पढ़ेंगे और डायगोनल पढ़ेंगे। डायगोनल मतलब होता है विकर्ण। इन तीन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं घनाभ की और घन की, दो चीजों को हम लिखते हैं। तो घनाभ इसी में बोलते हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं पहला। और इधर लिख लेते हैं हम अपना घन, क्योंकि ये दोनों सेम आकृति के होते हैं, इसे बोलते हैं इसमें क्यूब। क्या बोलते हैं, क्यूब। बस देखो अंतर क्या है घन और घनाभ में, अगर हम बात करें दोनों की, तो देखो बहुत इजी है। घन और घनाभ में हमने क्या चीजें देखनी है, वॉल्यूम देखना है, सरफेस एरिया देखना है और डायगोनल देखना है। डायगोनल क्या होता है, अब देखो इसकी पहले आकृति की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये आयत जैसा बना होता है ऐसे, और फिर यहाँ से बना लेते हैं ऐसे। तो ये आयताकार टाइप का हमें दिखाई देता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम जिस रूम में रहते हैं वो शायद घनाभ के आकार का ही होता है, क्योंकि आपको पता है कि उसमें लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई हम कम रखते हैं। तो आपको पता है कि ये क्या होता है, घनाभ के आकार का होता है। और आपने देखा होगा जो पासा होता है जिससे हम लूडो खेलते हैं, वो आपके घन के आकार का होता है। तो देखो हमने इधर एक घन बना लिया, इसमें भी 6 फलक होते हैं और इसमें भी 6 फलक होते हैं। 6 फलक कौन कौन से, जैसे अगर हम कमरे से रिलेट की बात करें, तो कमरे में एक तो आपका बॉटम हो गया यानी कि नीचे जमीन है ना, ये स्तर हो गया आपका, एक ही हो गया, एक ऊपर वाला छत हो गया, बाकी 4 तो दीवार है आपके पास। तो टोटल इसमें 6 फलक होते हैं। तो हम इसकी अगर मान लें, इसकी लंबाई हमने कितनी मानी है, एल मानी है, ऊंचाई को हमने एच माना हुआ है, तो आपको पता है ये इसकी चौड़ाई हो गई, तो हमने इसको डी मान लिया। इसमें हमें सब बराबर ही दी होती है, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है कि ये जो होता है क्यूब, इसमें ये अगर ये साइड ए है तो इसकी ऊंचाई भी ए होगी और इसकी चौड़ाई भी ए ही होगी, सब क्या होता है इसमें बराबर होता है। तो अगर हम बात करें कि घन का, घनाभ का आपका क्या होता है, घनाभ का आयतन, पहले क्षेत्रफल लिख लेते हैं कि घनाभ का क्षेत्रफल आपका कितना होता है। तो हमने कहा देखो घनाभ यानी कि एरिया ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का क्षेत्रफल कुछ नहीं है। देखो क्षेत्रफल में यहाँ पर हमने याद कैसे रखना है इसको, 2, देखो एल है, बी है और एच है। तो आपको पता है कि एल बी लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, एल बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, एल बी प्लस बी एच लिख लो या एच एल लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम पहले बी एच लिख लेते हैं क्योंकि हमें याद रहता है, फिर एच एल लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, एच एल। इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर फायदा नहीं पाएगा। तो चलो आ ही गया है। तो क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये बात याद रखना, एल के साथ बी, फिर बी के साथ एच, फिर एच के साथ एल, क्योंकि एल बी एच होता है। अब अगर हम बात करें इसके आयतन की, इसका जो आयतन होता है वो कितना होता है, आपने कहा एल इंटू बी इंटू एच। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई अगर आप कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका इसका आयतन निकल जाएगा। अब हमसे वो पूछ सकता है अलग अलग तरीके से कि भाई आयतन क्या होगा, तो आप कहेंगे एल इंटू बी इंटू एच होगा। हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें 3 साइड दिए हैं, हम उन तीनों का क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट कर लेंगे, यानी कि गुणा कर लेंगे, तो हमारा आयतन निकल जाएगा। और ये तो आपको निकालना मैं भी 1 मिनट में सिखा ही दूंगा कि
आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है, आपको एल की बी से मल्टीप्लाई करनी है, प्लस में बी की एच से मल्टीप्लाई करनी है, फिर एच की बी से मल्टीप्लाई कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। याद करने का भी मैंने बता दिया कि देखो एल के बाद बी है, बी के बाद एच आ जाएगा, एच के बाद आपको एल और लिख लेना है। अब बात कर लेते हैं इसके डायगोनल यानी कि विकर्ण की। तो देखो इसका जो विकर्ण होता है यानी कि डायगोनल, वो कितना होता है, आपने कहा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पॉइंट, क्योंकि इसी पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि सबसे लंबे बांस या फिर लाठी की लंबाई ज्ञात कीजिए जो उस कमरे में रखा जा सकता है जिसकी बीमाएं यानी कि साइड्स में ये दे देगा। तो सबसे बड़ा कैसे रखा जा सकता है, आप जानते हैं कमरा है तो आप उसके उस वाले कोने से उस कोने तक ऐसे अगर हम करें, इस कोने में जितनी लंबाई का बांस आ जाएगा वही उसका डायगोनल हो जाएगा। तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये तीन हमने इसके पॉइंट सीख लिए, यही आपसे तीन पूछ सकता है। बस एक और पॉइंट मैं आपको भी बताऊंगा कि अगर हमसे सिर्फ चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे, कई बार वो क्या करता है, हमने नीचे टाइल्स लगा रखे हैं और ऊपर हमारा भाई आराम से हमने सीलिंग विलिंग लगा रखी है मस्त, तो हमें क्या करना है, अब सिर्फ हमें चारों दीवारों पर पेंट करना है। तो वो कई बार हमसे चारों दीवारों पर पेंट करवाता है या फिर हमसे उसका एरिया पूछ लेता है। एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है आपका वो होता है 2l प्लस बी इंटू एच। कितना होता है, 2l प्लस बी इंटू एच। ये बात आपको डायरेक्ट याद रखनी है। तो हमने यहाँ पर कितने फॉर्मूला की बात की है, 1 2 3 4। तो पहले नंबर पर ये आपको याद रखना है, दूसरे नंबर पर ये याद रखना है, तीसरे नंबर पर और ये चौथे नंबर पर आपको याद रखना है। ये चारों याद रखने के बाद अब चलते हैं हम इस तरफ, देखते हैं कि घन में भी क्या होता है। देखो सेम फॉर्मूले इस पर भी लगते हैं, क्या होता है, सेम फॉर्मूले इस पर लगते हैं। तो देखो जो घन का क्षेत्रफल होता है, आपको पता है कि ये क्या बना होता है, ये होता है आयत से। इसके सारे फलक बने होते हैं आयताकार, इसके सारे होते हैं वर्गाकार स्क्वायर के, इसके रेक्टेंगल साइड के होते हैं, इसके आपको पता है आयताकार होते हैं। तो आप अगर बताओ एक फलक का क्षेत्रफल कितना होता है आयत में, आपने कहा ए स्क्वायर। कितने फलक है टोटल, आपने कहा 6, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 6a स्क्वायर होता है। और घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन, तो आपको पता है कि घन का आयतन कितना होगा, जितना कि घनाभ का होगा। आप जानते हैं घनाभ में हम एल बी और एच रखते हैं, यहाँ पर हम अगर ए और ए रखेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तब भी देखो आप ए और ए सब बराबर होता है। क्या होता है, ए और ए सब बराबर होता है, तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि उसमें सब कुछ बराबर होता है, तो सेम फॉर्मूला आप यहाँ पर भी लिख लेना। अब हम बात करते हैं इसके विकर्ण की। देखो इसका जो विकर्ण होगा वो भी आपको पता है कि इसमें सारी साइडें बराबर होती हैं, तो हमें एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर। तो इसका जो विकर्ण होता है वो होता है 3 अंडर रूट ए। तो ये बातें सारी आपको याद रखनी है किसमें, घन और घनाभ में। अभी बात करेंगे इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। पहले मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इनके कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो आइए आपको ये बात समझ में आ गई होगी, घनाभ और घन आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। इतने ही फॉर्मूले आपके एग्जाम्स के लिए बहुत है, ज्यादा लेवल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपका ग्रुप डी और ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत है। अगर पहले प्रैक्टिस करो, बाद में सब चीजें आ जाएंगी आपको। बस ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल बहुत जगह पूछा जाता है, आप इसको जरूर कर लेना। इसको रफ कर देते हैं। अब देखो हम बात कर लेते हैं घन और घनाभ के बाद। हमारे अभी तो आपको पता है कि इसमें गोले की बात भी होती है, अर्धगोले की बात भी होती है। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं सिलेंडर और आपका शंकु यानी कि कोण। तो देखो सिलेंडर जो होता है यानी कि हम इसे बोलते हैं हिंदी में बेलन। ठीक है, यहाँ हमने बेलन लिख लिया, सिलेंडर हो गया। और इस तरफ हमने क्या लिख लिया, शंकु यानी कि आपका कोण। तो ये शंकु है, लिखेंगे कोण। ठीक है, ये आपका शंकु। हम इन दोनों की बात करने वाले, वही पढ़ेंगे इनका एरिया क्या होता है, ठीक है, इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, CSA होता है। इसमें क्या होता है, CSA। अब हम बात करेंगे कि भाई CSA क्या होता है, PSA क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। बात कर लेते हैं कि सरफेस एरिया और CSA कर्व सरफेस एरिया में क्या अंतर होता है। तो देखो अब तक जो हमने पढ़ा वो आकृतियां कैसी थी, आपने देखा चौकोर टाइप की थी। तो जिनमें आकृति चौकोर होती है, चारों तरफ से एक जैसी होती है, और जिसमें कर्व का मतलब समझते हैं ना, घूमी हुई आकृति। तो जो घूमी हुई आकृति होती है उसमें कर्व सरफेस एरिया होता है। और जैसे घनाभ, घन, आपका ये जो आयत होता है, वर्ग होता है, इसमें सरफेस एरिया होता है। तो आइए आपको समझ में आ गया होगा कि CSA कर्व सरफेस एरिया यानी कि आपको पता है हिंदी में तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व का मतलब होता है घुमा हुआ, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी में बोलेंगे।
ठीक है। तो हम बात करते हैं सिलेंडर की आकृति कैसी होती है। देखो आप सभी को पता होगा ये सिलेंडर है, ठीक है। अभी घर वाला सिलेंडर आप मान लो चाहे, इसमें यहाँ पर क्या होता है आप जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसकी आर रेडियस मान लो, क्योंकि हमने ये आर रेडियस मान ली, ये आपकी क्या है एच, ये एच हो जाएगी। तो हमसे पूछा जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो आप हिंदी में लिख सकते हैं सी, इंग्लिश में लिखना सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया बराबर आपका कितना होता है 2 पाई आर एच। तो देखो हिंदी वाले आप इसको क्या लिख सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा। सी का मतलब होता है कर्व, हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब होता है 2 पाई आर एच। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको अभी तक पता चला कि कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच, जिसमें हम क्या निकालते हैं सिर्फ इस चीज का, ये जो गोल गोल सिलेंडर है आप उसका एरिया निकाल पाएंगे। अगर हमसे पूछ लेता है टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो हम क्या करते हैं वक्र में, ये जो आपका पाई आर स्क्वायर बन रहा है ऊपर सर्कल जैसा बन रहा होता है, अगर हम एक पाइप को देखेंगे तो वहां पर क्या कर सकते हैं हम एक सर्कल वृत्त को क्या कर सकते हैं फिट कर सकते हैं। तो ये और ऐड हो जाता है आपका। तो हम क्या करेंगे, देखो 2 पाई आर एच तो होगा ही होगा, प्लस इसका कितना होगा, ये जो सर्कल बन रहा है, ये जो सर्कल जैसा बन रहा है इसका एरिया कितना आपने कहा पाई आर स्क्वायर। सेम नीचे वाले का होगा पाई आर स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि 2 पाई आर एच प्लस एक 2 पाई आर स्क्वायर, ये बन गया। तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर, ठीक है। तो ये बनेगा आपका एच प्लस आर। तो यही क्या होता है आपका कुल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब तक हमने किसकी बात की, कर्व सरफेस एरिया की और टोटल सरफेस एरिया की। अब बात कर लेते हैं इसके आयतन की। आयतन वॉल्यूम बहुत आसान होता है इसका, आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन हो जाएगा। तो आपको इसमें 1, 2 और 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, बहुत इजी हैं। सरफेस एरिया अगर आप भूल जाते हैं, कर्व सरफेस एरिया याद रखना पड़ेगा आपको, 2 पाई आर एच होता है। अगर आप कभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, अगर आप टी एस ए यानी कि टोटल सरफेस एरिया यानी कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप भूल जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि हम ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल और इसमें ऐड करते हैं, तब जाकर हमारा क्या निकल जाता है, टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है। अब बात करते हैं शंकु कोण की। आप जानते हैं कोण कैसा होता है, आपने कहा ऐसा होता है। देखो कोण एक बहुत लोगों को पसंद होता है, जैसे आपने आइसक्रीम खाई होगी तो आप देखते हैं वो कोन में तो आपको आइसक्रीम भर कर देता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो एक कंसेप्ट अलग है। ये तो इसकी एच हो गई, यहाँ से आकर इसकी रेडियस हो गई। ये जो है स्लैंट हाइट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको तिर्यक ऊंचाई। ये जो होती है वो स्लैंट हाइट होती है, उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लैंट हाइट एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो वही है इसका भी कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, सी एस ए, आप लिख सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कोई मुझे बताएगा क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। तो आपने लिखा पाई आर एल। अगर हमसे बोले टोटल सरफेस एरिया, आप जानते हैं कि ये वाला सर्कल जो नीचे दिख रहा है वो जुड़ जाएगा। तो पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाता है, तो पाई आर हम कॉमन ले सकते हैं, एल प्लस आर बच जाएगा। इस पाई को अच्छे से लिख लो, ये पाई है, पाई आर प्लस एल प्लस आर। याद रखना कि अगर टोटल सरफेस एरिया पूछता है तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर आपका क्या होगा, बनेगा। अब देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक चीज और हम करेंगे, पहले आयतन निकालेंगे। तो हम बात कर लेते हैं आयतन की, यानी कि वॉल्यूम। आप सभी जानते हैं वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वी इक्वल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या आप एक बात समझ सकते हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं 1/3 है किसके एरिया का, सिलेंडर के एरिया का, शंकु का जो एरिया है वो 1/3 है या नहीं है। तो ये ऐसा कैसे होता है, इसमें हम देखो अगर सिलेंडर बना लेना, ऐसे सिलेंडर ऐसे बना ले, एक सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर, तीसरा सिलेंडर, तो यहाँ पर 3 सिलेंडर बनते हैं। इसलिए तो कौन होता है उसका क्या होता है, एरिया 1/3 होता है किसका, सिलेंडर के एरिया का। ये बात याद रखना। तो आइए आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मैंने सिलेंडर और शंकु आपको दोनों समझा दिए हैं। अभी हम बात करते हैं किसकी, इसकी स्लैंट हाइट की। तो आप जानते हैं कि रेडियस और हाइट के बीच में 90 का एंगल बनता है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज हो जाता है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल आपका बनेगा। तो अगर हम बात करें एल की, तो इसमें हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पीजीटी अप्लाई करेंगे। आप जानते हैं कि जो एल का स्क्वायर होगा वो कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होगा। एल की वैल्यू निकालने तो क्या हो जाएगा आपका, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आपका एल का फॉर्मूला है। यानी कि अगर कभी हमें त्रिज्या ऊंचाई नहीं दे रखी है, हमें क्या दे रखा है, एच और आर दे रखा है, और हमसे सी एस ए कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो पूछ लेता है, तो हमें एल की नीड है। एल की नीड है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके ही एल निकालेंगे। तो बहुत जगह तो हम ट्रिपलेट याद करा रखी है, आपको ट्रिपलेट से निकल जाती है, बहुत इजी, हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो जैसे ये दे देता कि भाई ये 3 है, ये 4 है,
हम डायरेक्ट बता पाते हैं ना ये 5 है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ट्रिपलेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, इंपॉर्टेंस है, तो आप क्या कर लेना, उसको पढ़ लेना। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं गोले की। देखो जो गोला है आपका, हम उसमें करने वाले हैं स्फीयर गोला और एक हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोले की बात। तो देखो स्फीयर करेंगे हम, गोला स्फीयर आपका गोला हो गया और हेमिस्फीयर आपका अर्धगोला हो गया। सेमी स्फीयर आपका अर्धगोला हो गया। तो देखो सिंपल सी बात है कि क्या मतलब होता है अर्धगोले का और गोले का। आपने देखा होगा जो भी आप फुटबॉल बॉल है आपके पास, क्रिकेट बॉल है, वो सब क्या होती हैं आपकी, गोल होती हैं। तो अगर हम बात करें गोले की, क्या बात करें गोले की, तो देखो यही चीज अंतर है बस इसमें कि सर्कल अगर बना हुआ है तो वो 3D डायग्राम नहीं है। सर्कल को आप सिर्फ ऐसे दे सकते हैं 2D डायमेंशन में। लेकिन अगर हम बात करें इसकी गोले की, तो आप जानते हैं कि गोला ऐसे में दिखाई देता है, जैसे आपने बॉल देखी हुई, ऐसे 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 आप कह सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये आपको क्या दिखाई दे जाएगा, 3D डायमेंशन में दिखाई देगा। तो ये क्या है, 3D डायमेंशन का एक पार्ट होता है। अगर हम बॉल को, आपने देखा होगा जो बॉल होती है हमारी क्रिकेट बॉल, वो फट जाती है अगर जो लोकल बच्चे खेल रहे होते हैं, है ना, तो फटने के बाद हमें कैसे दिखाई देती है, कटोरी के टाइप की। तो अर्धगोला सेम है। अगर हम गोले को कहाँ से काट देते हैं, बीच में से काट देते हैं, तो आपने देखा होगा ऐसे दिखाई देगा आपको, दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, जैसे आपके घर में कटोरी होती है यानी कि बाउल होती है, ठीक है, बाउल की तरह हमें ये दिखाई देता है, जैसे आपने सभी देखा होगा गोले को अगर हम बीच में से काट देते हैं। तो यहाँ पर एक रेडियस मान लो इसकी, इसमें रेडियस ही होती है, हाइट भी रेडियस ही मानी जाएगी। तो हमने कहा कि गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का क्षेत्रफल। अब इसमें टोटल वोटल की आपको जरूरत नहीं है, तो आप लिख सकते हैं CSA कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया वो कितना होता है आपका, आपने कहा 4 पाई आर स्क्वायर आपका होता है। तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया कह लो या कर्व सरफेस एरिया कह लो अगर आगे से झुका हुआ है तो। अगर हम बात करें इसके आयतन की, आयतन यानी कि वॉल्यूम बहुत आसान होता है, जिसे इग्नोर करते हैं इसको, 4/3 यानी कि 4/3 पाई आर क्यू आपका ये हो जाता है। इसमें आपको दो ही बात याद रखनी है, गोले में बहुत ज्यादा काम हमारे लिए नहीं है, हमसे गोले का सरफेस एरिया पूछ सकता है या फिर हमसे पूछ सकता है आयतन। लेकिन अर्धगोले में हमें एक बात याद रखनी है, वो क्या रखनी है मेरे भाई, अर्धगोला हमने काट लिया तो इसकी रेडियस कुछ ना कुछ रही होगी। तो देखो उसका जो क्षेत्रफल होगा यानी कि सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, आपने कहा अगर ये पूरा है इसका आधा होगा यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर होगा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए यहाँ तक तो किसी को। सेम आयतन का है, अगर हम आयतन की बात करें तो भाई आयतन भी आधा ही हो जाएगा इसका। आयतन कितना हो जाएगा, आपने कहा आयतन कैसे हो जाएगा आयतन आधा, आपने कहा देखो ये है 4/3, अगर हम इसका आधा करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2/3 पाई आर। लेकिन इसमें क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का एक कंसेप्ट लग जाता है। क्यों लग जाता है भाई, टोटल सरफेस एरिया, आपने कहा ये वाला जो सर्कल जैसा दिख रहा होता है ना कटोरी के ऊपर, हमें आपको पता होगा कितने बराबर हम प्लेट घुसा सकते हैं उसमें पूरी, तो हमने कहा ये वाला और जुड़ जाता है। तो आपके 2 पाई आर स्क्वायर में एक पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, आपका 3 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। बच्चों को यही चीज सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है कि ये चीज कहां से आई, तो मेरे भाई हमने क्या जोड़ा, पाई आर स्क्वायर हमने ऐड कर दिया है। इसलिए इसका जो एरिया होता है इसमें क्यों नहीं किया, ये कटा हुआ नहीं है, चारों तरफ से बंद है, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर, आप आधा करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन कंडीशन बन गई, जब हम उसे ऊपर से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, काटने पर हमें क्या लगेगा, एक यहाँ पर सर्कल और बन जाएगा, उस सर्कल का एरिया हम और ऐड कर देते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, एरिया आपका 3 पाई आर स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब एक मैं आपसे जनरली ऐसी क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई एक ये क्या है आपका बेलन है, मान लो ये बेलन है, बेलन जैसा बना दिया है ना, इस बेलन में रेत भरी हुई थी, मैंने क्या किया इस रेत को बाहर निकाला और एक शंकु टाइप का बना दिया। तो मुझे ये बताओ कि बेलन का एरिया यहाँ पर कम हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। तो अगर आपने इसमें से एरिया जो सर्कल का ये जो रेत निकाल कर यहाँ बाहर डाली हुई है, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये आंसर देना है कि क्या आपके बेलन का क्षेत्रफल बढ़ेगा या फिर घटेगा, आपको ये बात बतानी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो एक दो हम क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर बाद में आपको पता है कि कल इसकी प्रैक्टिस वीडियो आपको मिली जानी है। मैं कम से कम बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए घन और घनाभ गोला सिलेंडर इन चारों पांचों जो भी मैंने आपको 6 चीजें पढ़ाई हैं, इन पर मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो देखो एक बात आपको याद रखनी है, हमें बोला हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई,
10 सेंटीमीटर चौड़ाई, 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है। एक घनाभ है, घनाभ की लंबाई कितनी दे रखी है आपको, कहा 10 सेंटीमीटर। एल बी और एच दिया होगा हमें, सिंपल सी बात है। तो हमें बी कितना दिया हुआ है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई हमें कितनी दी हुई है, ऊंचाई हमें यहाँ पर दी हुई है 5 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। तो हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इसका क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण की आपको लंबाई बतानी है। तो बताओ जरा, सबसे पहले हम क्षेत्रफल ही निकाल लेते हैं। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, सभी को याद है? क्षेत्रफल क्या होता है, आपने कहा 2 LB प्लस BH प्लस HL। तो अगर हम यहाँ रख दें तो देखो 2, पहले हमें क्या करना है, इसमें रखने की जरूरत थोड़ी है, हम SSC की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने कहा 80, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, L और B की। अब देखो L और B की तो करनी, अभी हमें करनी है B और H की। B और H की करनी तो 8 पंजे 40 आपका ये हो जाएगा। फिर हमें करनी है H और L की, H और L की करेंगे तो 50 ये हो जाएगा। तो बहुत आसान है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहीं पर वैल्यू पुट करेंगे। ये काम हम माइंड में भी कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, लेकिन आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेना, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, यही होता है आपका शॉर्ट मेथड। अब हमने कर दिया, हमने इसको जोड़ा, आप जानते हैं 8 4 12 यानी कि 180 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 180। देखो 8 4 12 सॉरी 170 होगा, 80 होगा, तो 17 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 34। अब ये क्या है, क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। आपने कहा इसकी जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपकी आ जाएगी। तो ये आपका आ गया 340 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका क्या आया, क्षेत्रफल। पहले विकर्ण की बात कर लेते हैं। तो हमने कहा विकर्ण कितना होगा, तो हमने कहा विकर्ण बहुत ईजी है, हम कैसे निकालेंगे, आपने कहा इसका स्क्वायर रखना है हमने, क्योंकि हमें अभी फॉर्मूला बताया ना मैंने, विकर्ण का L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। लिखना चाहो तो लिख लो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ विकर्ण के नाम से बोला है, वो हो सकता है पूछे कि सबसे बड़ा कितना लंबा इसमें डंडा रखा जा सकता है, बांस रखा जा सकता है, लाठी रखी जा सकती है, तब भी हम विकर्ण ही फाइंड करते हैं। तो देखो बहुत इजी है, आपको पता है कि 10 का स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा 100 होता है। 8 का स्क्वायर आपने कहा 64 होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा आपका। आप इसे ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखो 5 4 9, तो आपने कहा 9 हो जाएगा, 6 और 2 8, 289 कितना हो जाएगा आपका, 289 नहीं 189 होगा, 189। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। अगर ऑप्शन नहीं दे रखा तो इसके फैक्टर कर लेना, क्योंकि 189 का कोई भी वर्गमूल नहीं है, आप जानते हैं। तो आप 21 गुणा, आप इसको लिख सकते हैं 21 गुणा 9, शायद आप इसको क्या लिख सकते हैं, 21 गुणा 9, 21 गुणा 9 लिख लेना, क्योंकि देखो 9 कम 9 9 दूनी 18 होता है। आप जानते हैं कि 9 का तो वर्गमूल है 3, तो 3 √21 आपका क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में इसका विकर्ण आ जाएगा। तो यहाँ पर तो आपको ऐसे निकाला है, अगर एग्जाम में ऐसे दिया हुआ तो ऐसे रख लेना, ऐसे दिया ऐसे रख लेना, वो तो आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड होता है। अब अगर बात करें इसके आयतन की, आयतन तो बहुत ही इजी है ना। आयतन में क्या करना है आपको, L B इंटू H करना है। तो आप जानते हैं 10 गुणा 8 गुणा 5, 8 पंजे 40, तो 400 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होगा, तो आयतन आपका किस में होगा, क्यूब में होगा। तो सेम काम आप घनाभ के लिए भी कर सकते हैं। देखो बहुत इजी था, बहुत ही आसान था, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई थी। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ज्यादा नहीं रखेंगे आज, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने ज्यादा क्वेश्चन आज रखे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और हमें आप लोग फिर पूरी देखते भी नहीं हो, बोर होने लगते हो। तो देखो बोला है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 दे रखा है। दो बेलन है भाई, एक बेलन हमने ये मान लिया, ठीक है, एक बेलन हमने, थोड़ा तमीज से बना लेना आप लोग, अगर आप बना रहे हो, हमें क्या करना है, बेलन बनाना है खाली। हमने कहा एक बेलन ये है, इसकी रेडियस R1 मान ली, इसकी रेडियस R2 मान ली। तो हमें R1:R2 हमें पता है कितना दे रखा है, 2:3, यानी कि अगर हम इसकी रेडियस 3 माने, इसकी रेडियस 2 होगी। आगे हमसे बोला है तथा इनकी ऊंचाई के बीच का जो अनुपात है, अगर इसकी ऊंचाई h1 है, इसकी h2 है, देखो हमें ये भी पता है कि h1 और h2 के बीच में जो रिलेशन है वो भी हमें पता है। वो कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है 5 और 4 का, 5 और 4 का हमें दे रखा है। तो हमसे पूछा है तो उनके वक्र पृष्ठ के बीच अनुपात आपको बताना है। तो ये बताओ जरा, पहले वाले का वक्र पृष्ठ कितना होगा, आपने कहा πr²h, ठीक है। बेलन का कितना होता है, आपने कहा πr²h। दूसरे वाले का, अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है तो 2πrh होता है, मतलब आयतन 2πrh। दूसरे वाले का निकालेंगे तो देखो यहाँ R1H1 करना पड़ेगा आपको, दूसरे वाले का निकालेंगे तो 2π, ठीक है, R2H2 यही होता है। अब आप देख रहे हैं कि रिलेशन अगर हम करें, ये तो कांस्टेंट है, खत्म हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया का रेशियो हो जाएगा। ये तो पूछा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में अनुपात बताना है।
अगर हम बात करें कि देखो R1H1 की जो वैल्यू आएगी, R1H1 कितना आएगा, 5 दूनी 10 और H2 4 3 12, आप काट सकते हैं 5:6, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको मैंने 2 क्वेश्चंस कराए हैं, समझ में आए होंगे। कल की वीडियो में हम और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे, जबकि मैं आपको देखना कम से कम 15 या 12-15 क्वेश्चंस तो लेकर आऊंगा ही कम से कम। थोड़ी स्पीड रखेंगे। तो इस क्लास को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पर नए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।